कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पॉलिटी के लेक्चर हमने भाग एक शुरू करा था, उस भाग एक में हमने आर्टिकल्स देखे 1 से लेकर 4 तक के। उन आर्टिकलों में हमने समझने की कोशिश की कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत किसी राज्य का अधिग्रहण कर सकता है क्या, भारत किसी राज्य अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है क्या, भारत अपने राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कैसे करता है, क्या इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है क्या। इस बातों पर हमने पढ़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की। जब हमने ये सब पढ़ा तो हमें ये पता चल गया कि वर्तमान में जो राज्य वगैरह है वो कहीं ना कहीं इन्हीं आर्टिकलों का उपयोग करके बने। पर आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि भारत जो था, जो हमें दिखाई देता है वर्तमान में, जहां पर 28 राज्य और 8 के करीब करीब केंद्र शासित प्रदेश है। पर जब भारत आजाद हुआ था, उस आजादी के समय में स्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। तो ये आजादी हमें जो मिली वो ब्रिटेन से मिली, और ब्रिटेन से जो आजादी हमें मिली वो केवल केवल ब्रिटिश प्रांत से मिली। क्योंकि आपको मैं पहले ही संविधान सभा में बता चुका हूं कि संविधान सभा में 2 प्रकार के लोग थे, एक देशी रियासतों से संबंधित और एक किससे संबंधित, ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत का जो क्षेत्र था वो हमारे देश के लगभग लगभग 60% का था और देशी रियासतों का 40%। और ये देशी रियासतें ब्रिटेन के अधीन होकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी। प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार ही एक प्रकार से वहां पर शासन कर रही थी, क्योंकि कई सारी जो संधियां थी, जैसे कि आपको डलहौजी की संधि दिखाई देंगी और डलहौजी की संधि के पहले वेलेजली की सहायक संधि दिखाई देंगी। उन संधियों के माध्यम से धीरे धीरे राज्यों को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अधीन किया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था, पर भारत का कौन सा क्षेत्र आजाद हुआ, ब्रिटिश भारत का। पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो रियासतें थी वो 40% थी, और इन 40% रियासतों को भारत में मिलाया गया। और मिलाने के समय में जो वल्लभ भाई पटेल साहब थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हमें आपको ये बताना है कि इन रियासतों का विलय किया गया, किस प्रकार से किया गया, उनके बारे में हमें आपको बताना है। पर आपको एक और चीज हमें बताना है कि वर्तमान में जो आप ब्रिटिश भारत देखते हो, तो ब्रिटिश भारत ही केवल उस समय में भारत में नहीं था, फ्रांस और पुर्तगाल भी भारत में था। फ्रांस की भी कई सारी जो प्रमुख बस्तियां थी वो भारत में थी। प्रमुख रूप से अगर देखें तो सूरत का कुछ क्षेत्र, वहां पर भी उनकी बस्तियां थी। चंद्रपुर, कराईकल, माहे, यनम, पांडिचेरी, इसके ऊपर फ्रांस का अधिकार था। दमन एवं द्वीप, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, इसके ऊपर पुर्तगाली उसका अधिकार था। तो भारत को जो एकीकृत भारत की बात होती है तो उनमें इन सब का धीरे धीरे विलय किया गया। तो हमें इन सब के बारे में आज के लेक्चर में कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करना, और यहीं से आगे की कहीं ना कहीं बातें शुरू होगी। तो आपको हमने बता दिया 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए तो उस समय में ब्रिटिश भारत आजाद हो रहा था। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं और आपको थोड़ा सा पीछे की घोषणा में लेकर चलते हैं। फरवरी 1947 को एटली नामक जो एक व्यक्ति थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कहाँ के बेटा, ब्रिटेन के, इन्होंने कहा था कि हम भारत को 1948 तक के आजाद कर देंगे, और केवल भारत को आजाद करेंगे। तो मतलब पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस बात को मुस्लिम लीग ने थोड़ा सा अलग रूप में लिया और लगातार सांप्रदायिक दंगे किए। और इस सांप्रदायिक दंगे से एक बात क्लियर होगी ब्रिटिश सरकार के नजरों में कि यदि हम केवल भारत को आजाद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत में दंगे ही दंगे होंगे। और इसी बात को ध्यान में रखकर 3 जून
1947 को माउंटबेटन साहब को, किन्हें? माउंटबेटन साहब को भारत का अंतिम जो वायसराय था वो बनाकर भेजा, और उनके द्वारा 3 जून को ही एक घोषणा की गई जिसको माउंटबेटन घोषणा कहा गया। इस माउंटबेटन घोषणा के तहत 3 बातें क्लियर हुई। एक बात कि हम भारत को आजाद करेंगे, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनाएंगे, और जो रियासतें हैं उन रियासतों को हम 3 प्रकार की छूट देंगे। एक तो वो भारत में मिले, दूसरा वो पाकिस्तान में मिले, तीसरा वो स्वतंत्र है। तो ये रियासतों की संख्या जो अखंड भारत में मानी जाती है 565 के करीब करीब थी, और इस 565 रियासतों में कई ऐसी रियासतें थी जिनका आकार वर्तमान के हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जैसे राज्यों से भी बड़े बड़े, जिसमें हैदराबाद, भोपाल एक प्रमुख रियासत थी। तो जब रियासतों को ये बोला गया कि भैया आप पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, भारत में भी मिल सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, तो ये बात को ध्यान में रखकर कई ऐसी रियासतें थी जो 565 में थी जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। उन स्वतंत्र रखने वाली रियासतों में एक भोपाल थी, कश्मीर थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी और त्रावणकोर। कौन कौन सी थी? त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर और जूनागढ़। इन रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, और कहते हैं किस बात पर, के आधार पर? 3 जून 1947 को माउंटबेटन साहब के द्वारा जो योजना घोषित की। त्रावणकोर का अपना एक महत्व है, वर्तमान में भी महत्व है, क्योंकि यहाँ पर मेनिंजाइटिस पाया जाता है जो कहीं ना कहीं थोरियम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोरियम वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का तीसरा स्टेप माना गया और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ के शासक का ब्रिटेन के शासकों के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ही अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, पर वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। भोपाल रियासत पटौदी फैमिली यहाँ पर रहती थी, और वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, पर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कुछ बातें कही गई, और कुछ बातों के तहत उसे भी भारत में विलय कर दिया। पर मामला अटका 3 जगह पर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद में जो शासक था वो निजाम था, और निजाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा 1724 के करीब करीब जो व्यक्ति दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली के मुगल काल से वापस आया था चिकलुक खा करके, उसके द्वारा जिस राज्य का निर्माण किया था उसका नाम था हैदराबाद, और उसी हैदराबाद का आगे का वंशज था कौन? निजाम। जूनागढ़ रियासत जो थी, उस रियासत का एक प्रमुख व्यक्ति जो राजा था उसका नाम था महावत खां, और ये महावत खां मुसलमान था, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या क्या थी? हिंदू। हैदराबाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदुओं की बहुसंख्यक जनसंख्या थी। ऐसा ही कुछ आपको जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा, और जम्मू कश्मीर में आपको शासक हरि सिंह दिखाई देगा। यह हरि सिंह वो ही था बेटा जो गुलाब सिंह था, जिसको अंग्रेजों के द्वारा 1846 में जम्मू कश्मीर 50 लाख रुपए में बेचा। उसी गुलाब सिंह के वंशज था हरि सिंह, और हरि सिंह एक हिंदू शासक था, और हिंदू शासक होने के नाते और राजा होने के नाते वो 3 जून 1947 को जो घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, उस घोषणा के तहत वो भी स्वतंत्र रहना चाहता था, परंतु वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन के साथ मिलकर इस क्षेत्रों को, इन तीनों क्षेत्रों को अलग अलग रूप में मिलाने की कोशिश की। सबसे पहले जो राज्य मिला वो राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम पर अधिकार या हस्ताक्षर करने के बाद मिलाया गया। 1948 जनवरी को जनमत संग्रह के माध्यम से इसे मिलाया गया, और
1948 में ही पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को मिलाया गया। ये सब एक कहीं ना कहीं एक घटना दूसरी घटना को कहीं ना कहीं लेकर आती है, परंतु हमें उतना अंदर जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल हमारा महत्व ये है कि इन्हें किस प्रकार से मिलाया गया। तो विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को, और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से किसे? हैदराबाद को मिलाया गया। जो जूनागढ़ था, उस जूनागढ़ को जब मिलाया गया तो मिलाने के बाद में ये एक राज्य का हिस्सा बना जिसका नाम था सौराष्ट्र। 1956 तक ये सौराष्ट्र का भाग रहा। 1960 में जब बंबई प्रांत बना तो बंबई प्रांत का हिस्सा बन गया, और 1960 के बाद में वो गुजरात प्रांत का हिस्सा बन गया। तो वर्तमान में प्रश्न कैसे पूछे गए कि जो जूनागढ़ रियासत थी, वो जूनागढ़ रियासत 1956 के पहले, बाद में और पहले दोनों से प्रश्न पूछा किस राज्य के अंतर्गत आती थी। 1956 के बाद बंबई राज्य में आती थी, 1956 के पहले सौराष्ट्र राज्य में आती। यहां तक के बात क्लियर। जूनागढ़ के रूप में एक और प्रश्न पूछा था कि उसको कैसे मिलाया, तो जनमत संग्रह के माध्यम से मिला। हरि सिंह वहां के शासक थे, तो हरि सिंह जो शासक थे, वो राज्य जो मिलाया जिसे जम्मू कश्मीर का, उसे किस माध्यम से मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से मिलाया गया। और जो हैदराबाद था, उसे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया। प्रश्न ये भी पूछा गया इस पुलिस कार्रवाई का क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से मिलाया गया। तो आपको छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा नॉलेज हो गया कि भैया कब कब किस किस राज्यों को मिलाया गया और किस किस उपकरण के माध्यम से मिलाया गया। अब ये जब बात पता चल गई तो इसी के बाद में हम थोड़ी सी एक और बात को लेते हैं, और उस बात का नाम है जितने भी अन्य विदेशी शक्तियां थी भारत में, जैसे कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी, इनको भी भारत में मिलाया गया। तो हम पहले पुर्तगाली, और पुर्तगाली के साथ में ही हम देखते हैं फ्रांसीसी। जब पुर्तगाली और फ्रांसीसी आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे की बात आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको मुझे आर्टिकल जो हमने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और उसके बाद में आपको भाग 5, 6, 7, 8 मुझे बताने हैं, जिसको क, ख, ग, घ के रूप में कहा जाता था, उसके बारे में भी आपको बताना। तो ये बातें कल के लेक्चर में होंगी, पर आगे हम इन्हीं बातों को लेकर चलते कि जो विदेशी शक्तियां थी उसमें पुर्तगाली और फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के हाथ में कौन कौन से थे? वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है, वहां का चंद्रनगर, हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश में जो आपको दिखाई देगा उसका नाम है यनम। आप पांडिचेरी जाओगे तो वो कहां पर आता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है पांडिचेरी, और उसी के नीचे आता है कराईकल। फिर बाद में वर्तमान का जो केरल राज्य है वहां पर आता है माहे। तो ये 5 क्षेत्र किसके हाथ में थे? फ्रांसीसियों के हाथ में थे। पुर्तगालियों के हाथ में गोवा, दमन, द्वीप, उसी के साइड में थोड़ा सा दादर एवं नागर हवेली। ये क्षेत्रों को भी भारत ने 1961 तक के मिलाया। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कैसे गए? थोड़ा सा यहां पर देखिए। फ्रांसीसियों के साथ में जो संबंध थे वो भारत ने पहले से ही अच्छे बनाने की कोशिश की, और बातचीत के माध्यम से फ्रांसीसियों के अधीन जितने भी राज्य थे, जितने भी क्षेत्र थे, उसे मिलाने की कोशिश की। और इसी क्षेत्र में जो अक्टूबर का महीना था 1947 का, तो उस
समय में हमें सूरत जैसा जो क्षेत्र जो था, जो फ्रांसीसियों के व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था, उसे बातचीत के माध्यम से मिला दिया। पर उसके बाद में फ्रांसीसियों ने थोड़ा अड़ंगा लगाना शुरू किया, और अड़ंगा तब लगाना शुरू किया जब ये बात हुई कि भैया हम इस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, आप दीजिए और आप जैसा चाहेंगे वैसा करें। तो फ्रांसीसियों ने कहा कि हम इस क्षेत्र पर कैसे आपको अधिकार करने दें, लंबे समय तक हम यहाँ पर शासन कर रहे हैं, पेरिस की संधि के माध्यम से यहाँ पर शासन कर रहे थे और शासन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते, जनमत संग्रह कराते हैं और जनमत संग्रह कराकर हम इन क्षेत्रों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चंद्रनगर जनमत संग्रह हुआ, 8,000 के करीब करीब वोट पड़े और उस 8,000 के करीब करीब वोट में 99% वोट भारत के संबंध में पड़े, भारत में विलय हो जाने के पक्ष में पड़े। फ्रांसीसी इसके बाद में सतर्क हो गए और उसके बाद में पांडिचेरी, कराईकल और माहे क्षेत्र देने के लिए उन्होंने आनाकानी शुरू की। और जब आनाकानी शुरू करी तो 1954 के करीब करीब ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि भैया आप इसके ऊपर शासन करिए, आपकी संस्कृति के अनुसार ही हम इस पर अधिकार बना के रखेंगे, आपकी संस्कृति को ही मानेंगे। और ये बात कहते हुए 1954 में इन क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश की, परंतु वो व्यवहारिक रूप से था, वैधानिक रूप से नहीं था। 1962 के करीब करीब फ्रांसीसी संसद के द्वारा कानून पारित किया गया और उस कानून के तहत ये जो क्षेत्र था, जितने 5 ये जो प्रमुख नगर थे, इन नगरों को अधिकार दे दिया गया भारत को। और उसके बाद में 1962 के करीब करीब हमने देखा कि पांडिचेरी और उसके सहायक जो नगर थे, उन सबको भारत में मिला लिया गया। और उस समझौते के तहत कि हम पांडिचेरी की जो संस्कृति है उसको कभी भी हम हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसीलिए वर्तमान में जब भी फ्रांसीसियों के चुनाव होते हैं तो फ्रांसीसियों के चुनाव का एक बूथ यहाँ पर भी लगाया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग जो फ्रांसीसियों हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं और उन्हें वोटिंग राइट है, और वोटिंग राइट है तो वो यहाँ पर आके वोट देते हैं। तो हम वर्तमान में जो यहाँ इस क्षेत्र को जो हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो कारण है, वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों की संस्कृति की रक्षा करने। ये कि हम पुर्तगालियों के विषय में अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों की स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई देती है। पुर्तगालियों की स्थिति इसलिए अलग दिखाई देती है, पुर्तगालियों के लिए उपनिवेश एक मान का विषय था, और मान का विषय था तो इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों ने पहले ही, जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद में ही उन्होंने क्या किया, इतने जितने भी क्षेत्र थे भारत के अंतर्गत उसे अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश की, उपनिवेश नहीं, अपना खुद का क्षेत्र बनाने के लिए उन्होंने, पुर्तगाली संसद ने वहां पर कानून पारित कर दिया। अब जब कानून पारित कर दिया तो कानून पारित करने के बाद में आप सबको पता है कि भैया भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय में भारत के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, और जो भारत में ब्रिटिश प्रांत में चल रहे थे उसे हम ब्रिटिश प्रांत वाले राष्ट्रीय आंदोलन कह रहे थे, और जो रियासतों में चल रहे थे उसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जा रहा था। और ऐसे ही कुछ आंदोलन दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, गोवा में भी चले। और जब गोवा, दमन, दीव, नागर एवं दादर हवेली के लोगों को यह पता चला कि पुर्तगालियों के द्वारा इस क्षेत्र को अपना राज्य क्षेत्र घोषित किया है, उपनिवेश से ऊपर उठ के अपना राज्य क्षेत्र घोषित किया है, तो दादर एवं नागर हवेली में हो गए आंदोलन, विद्रोह हो गया। और विद्रोह हो जाने के बाद में वहां की जनता के द्वारा ही शासन को हथिया लिया, और बाद में धीरे से दादर एवं नागर हवेली हमारे पक्ष में आ गई। और जैसे दादर एवं नागर हवेली हमारे पक्ष में आ गया तो पुर्तगालियों के द्वारा कहा गया कि भैया हमें दादर एवं नागर हवेली पर अधिकार जमाने के लिए हमें सेना को भेजने के लिए आप एयर स्पेस दीजिए। अब कोई भी देश अपने देश के ऊपर से सेना ले जाने की मदद अनुमति नहीं देता। भारत ने भी ऐसा किया, और जब भारत ने ऐसा किया तो इस कंडीशन में इंटरनेशनल कोर्ट जो है हेग में, वहां पर पुर्तगाली ने भारत को खदेड़ा, और वहां पर खदेड़ने के बाद में जब वहां की कोर्ट ने भी कहा कि भैया ये भारत की संप्रभुता के लिए आवश्यक है, तो उसने अपनी संप्रभुता के लिए जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं सही है। इसके बाद में पुर्तगाली शांत हुए, और पुर्तगाली जब शांत हुए तो पुर्तगालियों ने वहां पर लंबे समय तक शासन किया। 1958 आया, और 1958 के बाद में जवाहरलाल नेहरू भी इस क्षेत्र को धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे।
पर पुर्तगाली भारत के साथ में कई ऐसे उपनिवेश थे जो 1945 के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आजाद हुए थे, और वहां पर भी आजादी की लहर धीरे धीरे जब पनपने लगी थी तो वहां पर क्रूरता पूर्वक शासन करने की कोशिश कर, और जब क्रूरता पूर्वक शासन करने की जब कोशिश कर रहे थे तो वहां की क्रूरता को ध्यान में रखकर पुर्तगाली शासन को भारत से हटाना आवश्यक हो गया, और उसके बाद में धीरे से विद्रोह, जन्म संग्रह जैसी बातों को तवज्जो देकर दादर एवं नागर हवेली तो पहले ही मिल चुका था, गोवा एवं दमन द्वीप को भी मिला दिया गया, और गोवा एवं दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा को 1987 के करीब करीब हमने राज्य का दर्जा दिया, और दमन एवं द्वीप को हमने केंद्र शासित का दर्जा बनाए रखा, परंतु 2020 में दमन एवं द्वीप, दादर एवं नागर हवेली को हमने एक मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया, दर्जा दिया। तो प्रश्न कई सारे बन सकते हैं। अब इसके माध्यम से हमने विदेशी शक्तियों का हमने देख लिया, पर कई ऐसे क्षेत्र भी रहे जो भारत से, जो मूल भारत है, जो मुख्य भूमि है भारत की, उससे थोड़े से दूर रहे, परंतु वो भी भारत के क्षेत्र में आते हैं। तो वो कौन से क्षेत्र है? एक क्षेत्र का नाम है अंडमान और निकोबार, जो भारत के बंगाल की खाड़ी में आता है, और एक था लक्षद्वीप जो अरब सागर में आता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 1765 के करीब करीब डेनमार्क के हाथ में था, डेनिश। उसके बाद में ये ब्रिटेन के हाथों में रहा, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापान के हाथों में आया, और जब ब्रिटेन के हाथों में था तो ब्रिटेन के द्वारा इस क्षेत्र का प्रयोग, जो भारत के क्रूर लोग जो ब्रिटेन के नजरों में थे और हमारी नजरों में क्रांतिवीर थे, जैसे वीडी सावरकर साहब, वैसे क्रांतिकारी लोगों को यहाँ पर वो जेल में बंद करते थे। तो यहाँ की एक प्रसिद्ध जेल है सेलुलर जेल, इस जेल में वो हमेशा बंद करके रखते थे। पर भारत के लिए इस क्षेत्र का एक सामरिक महत्व था, क्योंकि इसी क्षेत्र के साइड से एक संधि जाती है जिसका नाम है मलक्का संधि, मलक्का जल संधि, और इस मलक्का जल संधि से वर्तमान में दुनिया का 80% के करीब करीब ट्रेड होता है। अब इस ट्रेड पर कहीं ना कहीं नजर रखने के लिए, पायरेसी को रोकने के लिए भारत को आवश्यक था कि वो इस क्षेत्र पर अधिकार जमा कर रखे। ब्रिटेन पूरे क्षेत्र को देना चाहता था, परंतु ये क्षेत्र को नहीं। पर वल्लभ भाई पटेल की कठोरता के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं छोड़ा, और ये भी क्षेत्र हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश को बनाए जाने का उद्देश्य इसकी सामरिक पृष्ठभूमि। तो मतलब आपको मैंने बताया, पांडिचेरी को वर्तमान में कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उद्देश्य जो है, वहां की और फ्रांसीसी सरकार के बीच में हुआ समझौता और एक अलग संस्कृति, जिसके कारण हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। वैसे ही अंडमान निकोबार भी एक सामरिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? सामरिक, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के कारण हमने इसे क्या किया, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश की। ऐसा ही लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के नीचे में है मालदीव, और लक्षद्वीप कई सारे द्वीपों को मिलकर बना, और ये लक्षद्वीप का जो नाम रखा गया, जो हमें वर्तमान में 1973, लक्षद्वीप कई सारे मीन का द्वीप वगैरह जो है उनसे मिलकर बना हुआ, और यहाँ की बहुसंख्यक पॉपुलेशन मुस्लिम। इन्हें तो पता भी नहीं था कि भारत में आजाद हो चुकी है, भारत की आजादी सुनिश्चित हो चुकी है। पर वल्लभ भाई पटेल को ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगा, जो भारत से होने वाले व्यापार के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक था, उस पर निगरानी करने के लिए आवश्यक था। और इसीलिए वल्लभ भाई पटेल के द्वारा केवल एक सेना को भेजकर केवल झंडा गाड़ने की बात की, और इस झंडे गाड़ने के बाद में यहाँ की जनता हमारे अधीन आ गई। तो इस क्षेत्र को हमने वर्तमान में क्या बनाकर रखा है, केंद्र शासित प्रदेश, सामरिक दृष्टि से। सामरिक दृष्टि से ये कहा जाता है कि जिस समय में हमारी सेना यहाँ पर पहुंची थी, उसके 2 घंटे के भीतर भीतर पाकिस्तान की सेना भी इस क्षेत्र को हथियाने के लिए पहुंची थी, परंतु
भारत का झंडा देखकर वो वापस लौट गए। तो इसके माध्यम से हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि भैया भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो केवल ब्रिटिश भारत आजाद हुआ था। अन्य जो रियासतें थी उनको मिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन के द्वारा कार्य किया गया। सभी रियासतों को मिलाने के लिए विलय पत्र रखा गया। तो विलय पत्र सबके लिए एक जैसा था, ये बात याद रखिएगा। पर विलय पत्र के माध्यम से जो प्रमुख रियासत जिसको मिलाने का कहीं ना कहीं कोशिश की गई और जो बाद में इशू भी बना, वो था जम्मू एंड कश्मीर, जिसके शासक थे हरि सिंह। विलय पत्र पर साइन करके वो बने। जूनागढ़ के शासक थे महावत खां, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती थी वहां की बहुसंख्यक जनता, क्योंकि जब वोटिंग हुई, जनमत संग्रह हुआ, तो जनमत संग्रह में 76 के करीब करीब वोट ही केवल महावत खां के पक्ष में पड़े। 1,90,000 के करीब करीब वोट किसके पक्ष में पड़े? भारत में विलय के पक्ष में पड़े। और जनवरी 1948 के करीब करीब जूनागढ़ को मिला लिया गया, किसके माध्यम से? जनमत संग्रह के माध्यम से। हैदराबाद रियासत वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी, परंतु MIM नामक जो संगठन था और रजाकारों के द्वारा लगातार यहाँ पर आम जनता और वे जनता जो भारत में मिलने के पक्ष में थी, उनको जब दबाने की कोशिश की गई, तो भारत के द्वारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को भी मिलाने की कोशिश की, जिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना गया। तो अब हमें एक चीज पता चल गई कि भारत में जो रियासतों का मिलाव हुआ वो किस प्रकार से हुआ, और जो कई भारी क्षेत्र थे उनको भी मिलाया गया और किस प्रकार से मिलाया गया। तो अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन एक कहीं ना कहीं पॉलिसी के रूप में हम पढ़ेंगे, एक कालक्रम में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं फिर से भी बता दूं कि राज्यों का जो गठन किया गया था भारतीय संविधान में, उसे क, ख, ग, घ के रूप में किया गया। क में ब्रिटिश प्रांत थे, ख में बड़ी रियासत थी, ग में छोटी रियासत थी, और घ में अंडमान और निकोबार था। परंतु वर्तमान में हमें केवल दो ही चीज दिखाई देते हैं, राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। रियासतें दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तो मतलब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, तो उसके बाद में राज्य और केवल केंद्र शासित प्रदेश दो ही स्टेटस रह गए, और उसके बाद में हमें दिखाई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये पर वर्तमान में कितने? 28 राज्य के करीब करीब और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमें यहीं से बातों को अब उठाना है और पढ़ने की कोशिश करना है। तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई, और पता चलने के बाद में अब आपके सामने प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिएगा, जूनागढ़ का रियासत, जो जूनागढ़ की रियासत थी, उसका विलय किस प्रक्रिया के माध्यम से किया गया और किस समय किया गया? हैदराबाद रियासत का विलय किस कार्यवाही के माध्यम से किया गया और उस कार्यवाही का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, जम्मू कश्मीर का जो विलय किया गया वो किस के माध्यम से किया गया, किसके माध्यम से किया गया, और उसी में किस दिनांक को किया गया? इसके बाद वर्तमान में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न, पांडिचेरी जो फ्रांसीसियों के अधीन था, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का क्या कारण था? इसी में अगला प्रश्न, पांडिचेरी का फैलाव कितने राज्यों के अधीन आता है? कितने राज्यों के अधीन आता है? इसी के बाद गोवा जो पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था दमन एवं द्वीप के साथ में, उसे राज्य कब बनाया गया? ये आपके सामने प्रश्न, और इन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं इसे चेक कर सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।